नमस्कार दोस्तों, निबंध क्लास में फिर आपका एक बार स्वागत है। और आज का हमारा जो निबंध होगा वह होगा राष्ट्र निर्माण में नारी का योगदान। राष्ट्र के निर्माण में नारी का योगदान क्या है, इस पर हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। और इस तरह से हम देखेंगे कि नारी जो है वो राष्ट्र निर्माण, समाज निर्माण, चरित्र निर्माण या जिस तरह के डेवलपमेंट में योगदान नारी कैसे देती है, आज इसके बारे में हम निबंध जानेंगे। और मैंने पहले ही आपको मैं बता चुका हूं कि निबंध लिखने के लिए यह जरूरी है कि आप निबंध जो है वो हमारा पहले का वीडियो देखें। और पहले के वीडियो में आपको पूरा बताया गया है कि निबंध कैसे लिखा जाएगा। अभी तो हम लोग विषयगत चर्चा कर रहे हैं। तो एक शब्द देखिए, जब भारतीय ऋषियों ने अथर्ववेद में माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या, अर्थात भूमि मेरी माता है और हम इस धरा के पुत्र हैं, यही जो वाक्य है अपने आप में नारी शक्ति का, अर्थात माता का जो नारी है उनके महत्ता को बता रहा है। और तभी संपूर्ण विश्व नारी महिमा का उद्घोष हो गया था। नेपोलियन का आपने नाम सुना होगा, और नेपोलियन बोनापार्ट ने भी कहा था कि नारी की महत्ता को बताते उसने कहा कि मुझे एक योग्य माता दे दें तो मैं तुम्हें एक योग्य राष्ट्र दे दूंगा। मतलब सीधा सा मतलब है कि राष्ट्र निर्माण में माता की जो भूमिका है बहुत अहम है। माता की भूमिका राष्ट्र निर्माण, और जब राष्ट्र निर्माण की बात कही गई तो लगभग सभी प्रकार के निर्माण में माताओं का, अर्थात नारी का, बहन का, पत्नी का, पुत्री का, जो भी रिश्ते होते हैं एक नारी को लेकर के, उन सब का योगदान होता है। नारी भारतीय जीवन की और जनजीवन की मूल धुरी है। यदि यह कहा जाए कि संस्कृति, परंपरा या धरोहर नारी के कारण है और पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है, तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होंगी। नारी ही है जो सभ्यताओं को और हमारे रीतियों को आगे बढ़ाने की अमूल जड़ है। वो जब जब समाज में जड़ता आई है, नारी शक्ति नहीं उसे जगाने के लिए तथा उससे जूझने के लिए संतति तैयार करके आगे बढ़ने का संकल्प लिया है। ध्यान रखिएगा, जब जब जड़ता आई है, समाज में जड़ता आई है, परिवार में जड़ता आई है, तो वहाँ नारी शक्ति ने उसका उत्थान करने का काम किया है। इसे कई एग्जाम्पल आपको आगे दिए जाएंगे। नारी विविधता की सर्वोत्तम और उत्कृष्ट सृष्टि है। देखिए, विविधता, डाइवर्सिटी। तो माता जो है, नारी है, वो विविधता से ही भरी हैं। कई रूप हैं, कई गुण हैं उनके, और वे गुण और रूप क्या होते हैं, आगे आपके जीवन को और चरितार्थ करते जाते हैं और नई नई चीज़ें गढ़ते जाती हैं। नारी की सूरत और सीरत की प्रकाष्ठा और उसकी गहनता यूं मापना एक दुष्कर ही नहीं अपितु असंभव भी है। सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक और साहित्यिक जगत में नारी के विविध स्वरूपों को न केवल बाह्य अपितु अंतर मन के गूढ़तम भाव, सौंदर्यात्मक स्वरूप का भी रहस्योद्घाटन हुआ है। मतलब कि नारी सभी क्षेत्रों में अपनी भूमिका को यह कहते हुए या यह दर्शाई है कि हम नारी हैं तो बहुत कुछ है। यह नारी की महिमा का बयान हो रहा है। नारी प्रकृति एवं ईश्वर द्वारा प्रदत्त अद्भुत पवित्र साध्य है, जिसे अनुभव करने के लिए पवित्र साधना का होना आवश्यक है। देखिए, नारी को आप ऐसे नहीं पहचान जाइएगा। वो नारी आपके माता के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, पुत्री के रूप में हो, बहन के रूप में है, या कोई किसी रिलेशन के रूप में हो, तो आप उनका ऐसे ही नहीं जान सकते। ईश्वर ने कहा है कि स्त्री को तो जल्दी भगवान भी नहीं पहचान पाते हैं। तो इस स्त्री को या नारी को जानने के लिए आपको बहुत ही अधिक साधना की आवश्यकता होती है। इसकी न तो कोई सीमा है और न ही कोई छोर है। यह तो एक विराट स्वरूप है जिसके समक्ष स्वयं विधाता भी नतमस्तक होता है। यह अमृत वरदान होने के साथ साथ दिव्य औषधि भी है। माता होना साधारण नहीं है, महिला होना, नारी होना साधारण नहीं है। और हम जब शक्ति की और नारी की ही बात करते हैं तो आप देख लीजिए, सनातन धर्म में या ब्राह्मण धर्म में शक्ति स्वरूपे जो बात की गई है वो भी नारी के रूप में ही बात की गई है।
सभी शक्तियों का जो स्वरूप है और जो मिला जुला रूप है और सभी शक्तियों का केंद्र बिंदु है वो एक नारी को ही बताया गया है। आगे देखते हैं, नारी वह सिद्धि सौंधी मिट्टी की महक है, माने नारी को एक सौंधी मिट्टी की महक से भी तुलना की गई है, जो जीवन की बगिया को महकाती हैं और न केवल व्यक्तिगत बल्कि राष्ट्र निर्माण एवं विकास में अपनी महती भूमिका भी निभाती हैं। नारी के लिए यह कहा जाए कि यह विविधता में एकता है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि महिलाओं के बाह्य स्वरूप, सौंदर्य और पहनावे में विविधता तो होती है, लेकिन उनके मानस में एकाकार और केंद्रीय शक्ति ईश्वर की तरह एक ही होता है। यह स्पष्ट है, महिला जिस रूप में हो, नारी जिस रूप में हो, लेकिन उनकी केंद्रीय शक्ति को, जो बड़ी शक्ति है, वो ईश्वरीय है, ईश्वर तुल्य है। इसी शक्ति के इर्द गिर्द सूर्य और अन्य ग्रहों की भांति अनेक प्रकार के सद्गुण निरंतर गतिमान रहते हैं, जैसे विश्वास, प्रेम, करुणा, निष्ठा, दया, समर्पण, त्याग, बलिदान, ममता, शीतलता, स्नेह, कुशलता, कर्तव्य परायणता, सहनशीलता, मर्यादा, समता, सृजनशीलता एवं सहिष्णुता इत्यादि। मतलब जितने भी ये शब्द लिए गए हैं, ये पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कहीं अधिक सशक्त रूप से व्याप्त है। आप सहनशीलता देख लीजिए, कर्तव्य परायण, निष्ठा देख लीजिए, आपसे और हमारे तुलना में, पुरुषों की तुलना में महिलाओं, नारी बहुत ज़्यादा है। आज अगर भारत की बात करते हैं, और भारत में केवल हम लोग एजुकेशनल क्षेत्र की बात करते हैं, तो सभी क्षेत्रों में, विश्वविद्यालयों में, यूनिवर्सिटियों के एग्जाम में महिलाएं अव्वल आ रही हैं, और यूपीएससी जैसे परीक्षा में महिलाओं टॉप 10 में अधिक भागीदारी निभा रही हैं, शामिल हो रही हैं। तो मतलब क्या है, नारी शक्ति को अगर पहचाना जाए, खुद नारी अपनी शक्ति को पहचान के अगर कार्य करती है, तो रियल में या वास्तव में वह एक शक्ति है, और यहाँ शक्ति से ही संसार का सृजन होता है। इन्हीं विविधता शक्तियों के नाम स्वरूप महिलाओं का राष्ट्र निर्माण और विकास में अद्भुत और अतुलनीय योगदान पाया जाता है। महिलाओं के इस सतत योगदान को हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। अभी एक राष्ट्र निर्माण शब्द की बात आई है, हम अपने पूर्व प्रधानमंत्री, स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी जी का भी नाम लेना चाहेंगे। भारत उन दिनों जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, तो उन दिनों भारत बांग्लादेश से आने वाले चकमा शरणार्थियों को लेकर के परेशान था। ये पिछले कई पुरुष या उनके खुद पिताजी नहीं कर पाए थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने उस समय अपनी एक शक्ति का परिचय देते हुए जिस तरह से पाकिस्तान को दो टुकड़े में तोड़ करके और बांग्लादेश का निर्माण किया और शरणार्थियों के भारत में आगमन और अवैध प्रवेश को रोक लगाया, वह भारत के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ। और आज हम भारत को भारत बना रहे हैं, तो उसमें इंदिरा गांधी की योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। देखिए, अब विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से अगर हम लोग समझेंगे, तो नागरिक निर्माण के रूप में योगदान, एक कहावत है कि जब एक नागरिक हो, एक सही पुरुष हो, ही नागरिक या महिला नागरिक बनती हैं, तो इसमें महिलाओं का योगदान बढ़ चढ़ के है। और नागरिक अगर सही हैं, तो समाज, राज्य और देश का निर्माण जो है चहुर्मुखी होता है, चारों ओर से होता है। मानव कल्याण की भावना, कर्तव्य, सृजनशीलता और ममता को सर्वोपरि मानते हुए महिलाओं ने इस जगत में माँ के रूप में अपनी सर्वोपरि भूमिका को निभाते हुए राष्ट्र निर्माण और विकास में अपने विशेष दायित्वों का निर्वहन किया है। महिलाएं बच्चों को जन्म देकर उनका पालन पोषण करते हुए उनमें संस्कार एवं सद्गुणों का उच्चतम विकास करती है तथा राष्ट्र के प्रति उनकी जिम्मेदारी को सुनिश्चित करती है, ताकि राष्ट्र निर्माण और विकास निर्बाध गति से होता रहे। वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर, विवेकानंद जैसी विभूतियों का देश में अवतार माँ के स्वरूप की देन है। माता जीजाबाई, जयंताबाई, पन्नाधाय जैसी अनेक माताओं का त्याग, समर्पण, बलिदान आज भी इतिहास के स्वर्णिम पन्नों पर अंकित है। माँ ही हैं जो बहुआयामी व्यक्तित्व का निर्माण और विकास करती हैं। देखिए, इसीलिए कहा गया है कि आज नारी शक्ति को, नारी शिक्षा को पहचाना जाए, बढ़ावा दिया जाए। नागरिक निर्माण में वास्तव में माता की ही भूमिका सर्वाधिक होती है। वो माता पढ़ी लिखी नहीं हो या कम पढ़ी लिखी हो या हायर पोस्ट पर हो, वे सब माता हैं, शक्ति हैं, और कभी भी अपने पुत्र को, पुत्री को, माने अपने वंश को यह नहीं चाहिए कि मेरा जनरेशन जो अगला मेरा बेटा बेटी है वो खराब गुणों से भरे। वो बचपन से ही उनमें वैसे गुणों का विकास करना चाहती है कि उसके बच्चे बच्चियाँ आगे जाकर के नाम करें। ये माँ का पला सुच होता है। माँ ही
पिता अपने कर्तव्यों में, विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों में लीन रहता है, लेकिन पहला पाठशाला जो होता है वो माँ का गोद ही होता है। माँ अपने गोद में बैठा कर ही बच्चों को सिखाती है और वहीं से आरंभ होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि नागरिक निर्माण में नारी का बहुत ही बड़ा योगदान है। अगला पॉइंट है पथ प्रदर्शक के रूप में योगदान, रास्ता दिखाना। भटक गए हैं तो पथ का पहचान कराना, ये भी नारी शक्ति का ही काम है। माँ के बाद पत्नी का अवतार राष्ट्र निर्माण और विकास के साथ साथ प्रदर्शक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पत्नी चाहे तो पति को गुणवान और सद्गुणी बना सकती है। सदियों से देखने में आया है कि जब भी कभी देश पर संकट आया है तो पत्नियों ने अपने पतियों के माथे पर तिलक लगाकर जोश जुनून और विश्वास के साथ रणभूमि में भेजा है। यही नहीं, पत्नी हाड़ा रानी बनकर शीश काट कर दे देती हैं। तुलसीदास जी के जीवन को आध्यात्मिक चेतना प्रदान करने में उनकी पत्नी रत्नावली का ही हाथ था। विश्वोत्तमा ने कालिदास को संस्कृत का प्रकांड महाकवि बनाया था। इसके अतिरिक्त यह कहना गलत नहीं होगा कि पति को भ्रष्टाचार, बेईमानी, लूट, गबन इत्यादि जो कि राष्ट्र को खोखला बनाते हैं, जैसे कुकृतियों से पत्नी ही दूर रखती हैं, जो कि देश के अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आवश्यक भी है। ये बहुत ही एक ढंग का पॉइंट है कि देखिए, हम भी एक पति हैं। कई ऐसे मामले होते हैं जहाँ हम अटकते हैं तो पत्नी आकर के उस मार्ग को खोलती है कि नहीं, इस तरह से करना चाहिए। और इतिहास में देखा जाए, हाड़ा रानी ने, उनके पति जो हैं वो उनके मोह में पड़ गए थे तो उन्होंने उनका पथ प्रदर्शन किया। उस जान रही थी कि अगर हमारे रूप को देखते ही रह गए तो युद्ध हार जाएंगे। एक हाथ से अपनी शिखा को पकड़ा, दूसरे हाथ से तलवार से काट के गर्दन उनके चरणों में समर्पित कर दी। और वे मुंडमाल को लेके जब रण क्षेत्र में गए तो विचित होकर ही आए। तो वो महिला हाड़ा रानी अगर अपने रूप, सौंदर्य और ऐश्वर्य पर जीना चाहती तो एक गुलाम बन के उनके पति जीते। तो मतलब ये है कि महिलाएं जो होती हैं त्याग करने में बहुत आगे होती हैं, तो इसे भी समझना चाहिए। गृहिणी के रूप में योगदान, ये हम लोग जानते हैं कि आज हमारा जो देश है, परिवार है, वो गृहिणियों के कुशल संचालन से ही घर चलता है। और जब घर सही हो तो समाज सही होगा, समाज सही होगा तो राज्य सही होगा, देश सही होगा। तो गृहिणियों की भूमिका में नारी शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। भारतीय समाज में महिलाएं परिवार की धुरी होती हैं, जो कि एक गृहिणी के रूप में राष्ट्र निर्माण और विकास के रूप में अपनी उत्कृष्ट भूमिका निभाती हैं, जो कि अन्नपूर्णा के ऐश्वर्य से अलंकृत और सुशोभित हैं। एक गृहिणी के रूप में वह संपूर्ण परिवार का सुचारू रूप से संचालन तथा परिवार के संचालन हेतु बचत की प्रवृत्ति को भी विकसित करती हैं। वर्ष 1930, 1998, 2008, 2014 में आई वैश्विक मंदी से सभी देश ग्रसित हुए, परंतु भारत बहुत अल्प रूप में, क्योंकि भारतीय महिलाओं की बचत की प्रवृत्ति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बचाया। ऐसे ही उदाहरण हमें वर्ष 2016 के नोटबंदी के दौरान भी देखने को मिला। इसी के साथ ही लगभग 65% महिलाएं कृषि और पशुपालन का कार्य करते हुए देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में योगदान देती हैं। इसके अतिरिक्त हस्तकलाओं का निर्माण करते हुए विकास कार्यों का गति प्रदान करती हैं। अतः यह भी राष्ट्र निर्माण और विकास का हिस्सा है। महिलाएं ही संस्कृति, संस्कार, परंपराओं की संरक्षिका होती हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी इनका संचालन और संरक्षण भी करती रहती हैं। संपूर्ण विश्व में भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिलाने में महिलाओं का ही भूमिका रहा है। यही कारण है कि भारत को विविध और समृद्ध संस्कृति और परंपराओं का देश कहा जाता है। देखिए, गृहिणियां न सिर्फ घर में खाना बनाने काम आती हैं, गृहिणियों की जो बचत होती है, किटी पार्टी होती है, छोटी छोटी पोस्ट ऑफिस में जमाएं होती हैं, गहनों के रूप में धन को संचय करना होता है कि बहुत ही बड़ी मुसीबत में, कई बार ऐसा हुआ कि देश में जब सोने की संकट आई तो महिलाओं द्वारा रखा गया बैंकों में गहना देश के लिए काम आया, और वहीं बातें बताई जा रही हैं। तो महिलाओं का जो बचत करने का श्रेय होता है, पहले महिलाएं गुल्लक से लेकर के और अनाज के डब्बों में ही पैसे रखती थी, लेकिन अब तो सभी के लिए बैंक अकाउंट हो चुके हैं। तो मिला जुला करके गृहिणियाँ जो हैं वो न सिर्फ घर बल्कि देश को भी मुसीबत से बचाने में काम आती हैं। सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक योगदान। सभ्यता, संस्कृति, संस्कार और परंपरा महिलाओं के कारण ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है। अतः महिलाओं के सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक कार्य व्यक्ति की परिवार, समाज और राष्ट्र को सशक्त बनाते हैं।
कहा भी गया है कि सशक्त महिला सशक्त समाज की आधारशिला है। माता बच्चे की प्रथम शिक्षिका होती है, जो बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए उत्तरदायी होता है। यह शिक्षिका परिवार से निकलकर समाज में शिक्षा का दान करती हैं। देश की प्रथम शिक्षिका सावित्रीबाई फुले एक अनुकरणीय उदाहरण है। वैदिक सभ्यता की मैत्रेयी, गार्गी, विश्वरा, घोषा, लोपामुद्रा और विदुषी नामक महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में योगदान हेतु आज भी पूजनीय हैं, जिन्होंने राष्ट्र निर्माण और विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया है। बात सही है, सामाजिक, शैक्षणिक और धार्मिक योगदान में महिलाओं का अमूल योगदान है। संस्कृतियों को बताने में, समझाने में भी। मैं एक बार फंस गया था कि मैं राजपूतों की उत्पत्ति पढ़ रहा था, तो मुझे लगा कि नहीं, मेरी उत्पत्ति को सही ढंग से नहीं बताया जा रहा है, कोई इतिहासकार अपने और खींच रहा है इस बात को। तब मेरी उम्र उस समय रही होगी 17-18 साल की। तो मैं अपनी दादी से पूछा कि दादी, हम क्या हैं, हम कैसे बने, हम कौन राजपूत हैं। उन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया कि तुम राजपूत थोड़े हो, तुम तो क्षत्रिय हो, और हम लोग क्षत्रिय होते। तब मैंने जब पढ़ाई की, इतिहास की, तो मैं जाना कि नहीं, राजपूतों और क्षत्रियों में तो अंतर होता ही है। तो मेरे मानस पर जो धूल पड़ा हुआ था, इतिहासकारों ने जो किताब पर धूल डाल दिया था, तो मेरे जेहन से बिल्कुल ही साफ हो गया और मैं समझा कि मैं क्या हूँ। तो माताएं जो होती हैं, मेरी दादी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन जो परंपराएं चली आ रही थी, एक परंपरा से दूसरी परंपरा की ओर, तो उस परंपराओं को मेरे साथ उन्होंने शेयर किया और मेरे पढ़ाई को और मेरे ज्ञान को उन्होंने सरल बनाया। तो महिलाएं ऐसी ऐसी बातें करती हैं जो आपकी दादी नानी हो सकती हैं, कोई पढ़ा लिखा नहीं उसमें हो सकती है, फिर भी कुछ बातें ऐसे आपको शेयर करेंगी, बताएंगी, जिससे आपको बहुत ही आगे का पढ़ाई चाहे जीवन में सरलता महसूस होगी। स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, ये बात तो बिल्कुल छिपी नहीं है कि भारत के आज़ादी के लड़ाई में वो शांति से हो या मतलब कि बंदूक से हो, दोनों में ही इन्होंने योगदान दिया है। पराधीन राष्ट्र निर्माण और विकास में न केवल बाधक होती हैं, पराधीनता मतलब कि जब अधीनता हमारा होता है, हम किसी के गुलाम होते हैं, तो राष्ट्र निर्माण और विकास में न केवल बाधक होती है, अपितु यह राष्ट्र को अस्थिरता प्रदान करती हैं। वो राष्ट्र स्थिर नहीं रह पाता है। यही कारण रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर भारत का नव निर्माण कराया। हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में अनेक महिलाओं ने अपना अमूल्य योगदान देते हुए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। कैप्टन लक्ष्मी सहगल, अरुणा आसफ अली, मैडम भीकाजी कामा, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट और दुर्गा भाभी जैसी जाने कितने ही महिलाओं ने राष्ट्र निर्माण और विकास में अपना अमूल्य योगदान दिया। देखिए यहाँ पर कैप्टन लक्ष्मी सहगल जो थी, सुभाष चंद्र बोस के साथ गर्म दल में शामिल थी, वो तोप बंदूक से लड़ने वालों के साथ थी। दूसरी ओर मैडम भीकाजी कामा, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू जैसे लोग थे, वो शांतिपूर्ण विचारधाराओं में रह के पूरे विश्व में भारत के आज़ादी के लिए लड़ाई में योगदान दिया। तो दोनों प्रकार की ही महिलाएं थीं। एक थी कि तोप और गोलों के बंदूकों बीच नहीं डरी, और दूसरी पूरी दुनिया में शांति के पैगाम के साथ भारत की आज़ादी को उन्होंने आगे रखा। राजनीतिक क्षेत्र में योगदान, देश की राजनीति की दिशा और दशा इस बात पर निर्भर करती है कि उनका संचालन करने वाला व्यक्ति कैसा है। इसी क्रम में महिलाओं ने सिद्ध करके दिखाया कि वे राजनीतिक विकास में अपनी भागीदारी बखूबी निभा सकती हैं। श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित विश्व की प्रथम महिला थी जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनी, याद रखिएगा। सरोजिनी नायडू, सुचिता कृपलानी, इंदिरा गांधी इत्यादि अनेक महिलाओं ने राजनीतिक प्रतिभा का प्रयोग राष्ट्र निर्माण और विकास के लिए किया, जो एक महत्वपूर्ण और सार्थक कदम रहा। वर्तमान समय में भी राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका अत्यंत बढ़ गई है, और इस क्षेत्र में भी महिलाएं बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका के साथ न्याय कर रही हैं। जैसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ममता बनर्जी, मायावती, स्मृति ईरानी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, हरसिमरत कौर, वसुंधरा राजे सिंधिया, द्रौपदी मुर्मू, प्रतिभा पाटिल, मृदुला सिन्हा आदि अनेक ऐसी महिलाएं हैं जो भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में अपना अहम योगदान दे रही हैं। देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने में अपना योगदान भी दिया तथा वर्तमान में भी दे रही हैं। तो मतलब कि भारतीय राजनीति में अनेक ऐसी महिलाएं हैं और एक बड़ा चढ़ा उनका नाम है जो राजनीतिक क्षेत्र में अनेक योगदान दिए हैं। देखिए 2004 के आम चुनाव में जब यूपीए सरकार का विजय हुआ, तो भारत की एक ऐसी महिला जो कांग्रेस की अध्यक्षा रही थी,
उनके सामने यह बात स्पष्ट आ गई कि अब हम विदेशी मूल के होने के कारण या विदेशी होने के कारण हम प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। बिना देर किए उन्होंने अपने को प्रधानमंत्री के दौड़ से अलग किया और मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। ये सोनिया गांधी जी का उस समय का बहुत बड़ा निर्णय था, जो एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होता है। तो बहुत लोग इसे कह सकते हैं कि सरकार नहीं चलती, लेकिन वो योगदान को और उस त्याग को याद रखना चाहिए। प्रशासनिक क्षेत्र में योगदान भी महिलाओं कम नहीं है। किसी भी राष्ट्र के निर्माण का प्रशासन उस राष्ट्र की प्रगति और विकास का सूचक होता है। मतलब कि राष्ट्र का प्रशासन उस राष्ट्र की प्रगति और विकास का सूचक होता है। यदि प्रशासनिक दक्षता और कुशलता सुदृढ़ है तो राष्ट्र की प्रगति और विकास सुनिश्चित है। प्रथम महिला आईएएस अन्ना जॉर्ज हों या प्रथम आईपीएस एस किरण बेदी, इन सभी ने देश और समाज की प्रगति में अपना बहुमुखी योगदान दिया है। वर्तमान समय में अनेक भारतीय महिलाएं प्रशासनिक सेवा और राज्य प्रशासनिक सेवाओं में न केवल अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं, अपितु सर्वोच्च रैंक प्राप्त कर समाज और देश का गौरव बढ़ा रही हैं। महिलाएं आज सेना में भी बड़ी भूमिका निभा रही हैं। एयरफोर्स, नेवी और थल सेना में भी इनकी भूमिका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है। मतलब कि अगर थल सेना में सीधे डायरेक्ट बॉर्डर पर नहीं है तो पीछे से हेडक्वार्टर में वो कई बड़ी योगदान दे रही हैं और कई ऐसे काम कर रही हैं जो हमारी राष्ट्र सशक्त हो रहा है, प्रशासन सशक्त हो रहा है। वैज्ञानिक क्षेत्र में योगदान, आत्मविश्वास, लगन, मेहनत, कर्मठ, सृजनशीलता और बुद्धि कौशल कारण महिलाओं के लिए वैज्ञानिक खोजों और अनुसंधान क्षेत्र अछूता नहीं है। आज अनेक महिलाएं रक्षा विशेषज्ञ और वैज्ञानिक रूप में अपना योगदान राष्ट्र निर्माण और विकास में दे रही हैं। डॉक्टर टेसी थॉमस ने अग्नि 5 मिसाइलों की योजना का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत की मिसाइल वुमेन और अग्निपुत्री का सम्मान प्राप्त किया था। याद रखिएगा, टेसी थॉमस अग्नि 5 मिसाइलों की योजना का प्रतिनिधित्व किया था और भारत की मिसाइल वुमेन और अग्निपुत्री का सम्मान प्राप्त किया है। इसके अतिरिक्त सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला ने भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में देश का नाम रोशन किया। और इन सबके अतिरिक्त ऐसी बहुत सी महिलाएं वैज्ञानिक विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए राष्ट्र निर्माण और विकास में अपना योगदान दे रही हैं। तो ये अछूता नहीं है कि महिलाएं जो है इस क्षेत्र में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। साइंस के क्षेत्र में महिलाएं भरी पड़ी हैं और उनका जो योगदान है अधिकांश राष्ट्र निर्माण में ज़्यादा होता है। साहित्यिक क्षेत्रों में योगदान, साहित्यिक क्षेत्रों में ऐतिहासिक दृष्टि से लेकर के मिडिल एज और वर्तमान में भी इतने महिलाएं भरी पड़ी हैं कि उन्होंने साहित्य का सृजन किया, बल्कि एक नया आयाम भी प्रदान किया है। साहित्यिक समाज का दर्पण होता है और साहित्य के माध्यम से राष्ट्र निर्माण और विकास उच्चतम स्तर पर किया जा सकता है, क्योंकि साहित्य के द्वारा न केवल बुद्धि, कौशल, वर्ण, व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास किया जा सकता है। यह साहित्यिक कर्म यदि महिलाओं के द्वारा हो तो यह सोने पर सुहागा होता है, क्योंकि महिलाओं में विद्यमान मर्म साहित्य को गुणवत्तापूर्ण बनाता है और अनेक महिलाओं ने साहित्यिक सृजन के द्वारा राष्ट्र निर्माण और विकास में अपना विशेष योगदान देता है। जैसे महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम, मीरा सपूर्णा देवी, महाश्वेता देवी, झुम्पा लाहिड़ी, सुभद्रा कुमारी चौहान, मैत्रेयी, पुष्पा, ममता कालिया, पद्मा सचदेवा इत्यादि। इन्होंने ऐसी कालजयी साहित्य लिखा जो व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ आध्यात्मिक और नैतिक विकास को भी बल प्रदान करती है। देखिए, मुझे नैतिकता से बात याद आती है। जब मैं क्लास 3 में था तो मुझे अपने मैडम जी का नाम तो उस समय नहीं पता था क्या नाम था, लेकिन उन्होंने मोरल साइंस, नैतिक शिक्षा में एक मुझे कहानी याद दिलाई जो मुझे आज भी उसका मैं पालन करता हूँ। उसका नाम था शीर्षक बापू ने पिन रख ली। मतलब आपको अगर मैं एक लाइन में बात करूं तो मेरी मैडम जी ने इस नैतिक शिक्षा को ऐसे बताई कि जो मेरे जीवन में आज तक चरितार्थ होता रहा है। राजपूत नामक जहाज पर जब महात्मा गांधी अफ्रीका की ओर जा रहे थे तो एक अंग्रेज को गाली देने को मन हुआ गांधी जी को। उन्होंने 8-10 पेजों में महात्मा गांधी को जबरदस्त गाली लिखा, क्योंकि उस जहाज पर बहुत से भारतीय थे। वो बोल नहीं सकता था, उकसा रहा था। महात्मा गांधी ने जब देकर आया पन्ना सामने कुर्सी पर बैठ गया तो महात्मा गांधी ने पूरी उसकी गालियों को पढ़ लिया, उसमें से पिन निकाला और उसको कागज ज्यों का त्यों लौटा दिया। मतलब ये हुआ कि महात्मा गांधी ने जो जरूरत की चीज थी, उनके पास पिन नहीं हुआ करता था, वो पिन रख लिए, जो उनको जरूरत नहीं थी वो लौटा दिया।
मतलब कि जो आपने दिया वो आप ही का हो। वो सारा उन्होंने बिना गाली दिए पलटवार करते हुए सारा गाली अंग्रेज को वापस कर दिया। ये नीति जीवन में मैं अपने सभी बच्चों और स्टूडेंट को कहता हूँ कि आप जो हैं सिलेक्ट उसको कीजिए जो आपके लिए है, जो ज़रूरत आपको नहीं उसे मत लीजिए। कोई आपको गाली दे रहा है अनसुना कर दीजिए। मैं आपको अगर स्टाइलस दूं और आप नहीं लिए तो ये मेरा ही रहेगा। हम आपको गाली दे और अपने गाली को अनसुना करते हो, गाली किसका रहेगा? मेरा ही रहेगा। तो ये नैतिकता एक नारी ने ही मुझे सिखाया था, और मैं जो सहनशील बना एक शिक्षक के रूप में, चाहे जो भी रूप में, तो वो एक नारी शक्ति के कारण ही था। वो मेरे जीवन में आज तक मैं भूला ही नहीं। दूसरा है कि उपयुक्त क्षेत्रों के अतिरिक्त महिलाएं मेडिकल, इंजीनियरिंग, बैंकिंग, कला और खेल, उपयुक्त खेल के क्षेत्र में भी अपने योगदान से राष्ट्र का गौरव बढ़ा रही हैं, जिनमें से प्रमुख है अरुंधति भट्टाचार्य, शोभना भरत या लता मंगेशकर, अभी स्वर्गीय हो चुकी हैं, दीपिका पादुकोण, आशा भोसले, सानिया मिर्जा, पीवी सिंधु, मैरी कॉम, बछेंद्री पाल, संतोष यादव, अरुणिमा सिन्हा आदि अनेक ऐसी महिलाएं हैं जो खेल जगत से लेकर दूसरे कई क्षेत्रों में न सिर्फ अपना योगदान को अच्छा रूप से दिया, बल्कि भारत के सिर को भी ऊंचा उठाया है। तो महिलाएं लगभग सभी क्षेत्रों में अपने शक्ति का परिचय दे रही हैं और देश के, समाज के, व्यक्ति निर्माण में, नागरिक निर्माण में बढ़ चढ़कर योगदान दे रही हैं। आज का जो 21वीं सदी है, 21वीं सदी में आज कोई भी समाज हो, परिवार हो, व्यक्ति विशेष जो भी हो, अगर वह महिलाओं की शक्ति को अनदेखा करता है तो शायद ही उसका भला हो पाएगा और विकास हो पाएगा। अगर राष्ट्र महिलाओं की शक्ति को अनदेखा करता है तो राष्ट्र का पूर्ण निर्माण नहीं हो पाएगा। अगर कोई पति अपनी पत्नी को उपेक्षा करता है तो पूर्ण पति नहीं बन पाएगा। अगर भाई अपनी बहन को उपेक्षा करता है तो पूर्ण भाई नहीं बन पाएगा। अगर कोई पिता अपनी पुत्री की अपेक्षा करता है तो पूर्ण पिता नहीं बन पाएगा। तो मतलब कि महिलाओं की उपेक्षा कर वह किसी भी क्षेत्र में पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता है। तो नारी शक्ति भारत के लिए, आपके लिए, हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा गौरवपूर्ण चीज़ है। आइए हम निष्कर्ष के रूप में देखते हैं। हम कह सकते हैं कि महिलाओं ने अपने कर्तव्य, कर्मठता और सृजनशीलता के माध्यम से राष्ट्र निर्माण और विकास में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। आज नारी भी पुरुषों के समान ही सुशिक्षित, सक्षम और सफल हैं, चाहे वह क्षेत्र सामाजिक, साहित्यिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, खेल, कला, इतिहास, भूगोल, खगोल, चिकित्सा, सेवा, मीडिया या पत्रकारिता आदि कोई भी हो। नारी की उपस्थिति, योगदान, योग्यता, उपलब्धियां, मार्मिकता और सृजनशीलता स्वयं एक प्रत्यक्ष परिचय देती हैं। परिवार और समाज को संभालते हुए राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नारी के सदैव ही विजय पताका लहराते हुए राष्ट्र निर्माण और विकास में अपना विशेष और अभूतपूर्व योगदान दिया है। यही कारण है कि वह सृजना, अन्नपूर्णा देवी, युग दृष्टा और युग सृष्टा होने के साथ ही स्वयं सिद्धा भी हैं। तो नारी का योगदान है, और नारी पर आपने जो ये निबंध लिखा है इसे आप और एनालाइज कीजिए, पॉइंटेड बनाइए, और इन पॉइंटों के माध्यम से अगर आप लिखते हैं तो आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो हम लोग मिलते हैं निबंध के अगले किसी विशेष निबंध के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ें। धन्यवाद, नमस्कार।